बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। पैसिफिक इलाके में इंडिया और आसियान का अहम रोल, गैर यकीनी के बावजूद ताउन में इजाफा हुआ। जकार्ता समिट से मोदी का खिताब। दिल्ली G20 समिट के लिए तैयार। मोदी ने कहा, इंडिया की सदारत में ग्लोबलाइजेशन के फायदे तमाम को पहुंचाए गए। इंडिया सरकारी दरखास्त करे तो यूनाइटेड नेशंस मुल्क का नाम बदल देगा। UN चीफ के तर्जुमान का बयान। बहरीन में इस्राएली सफारत खाना खोलने पर हमास का सख्त रिएक्शन। कहा, फलस्तीनियों की पीठ में छुरा घोंपा गया। यूक्रेन के शहर में रशिया का खौफनाक हमला, 18 हलाक। रोमानिया में ड्रोन गिरने से सनसनी। पाकिस्तान के एंटी करप्शन ओहदेदारों ने की बुशरा बीबी से पूछताछ। कीमती तोहफे तोशा खाना में जमा ना कराने का इल्जाम। 50 साल से कम उम्र लोगों में कैंसर के केसेस 80% बढ़ गए। 2030 तक मजीद इजाफा होगा। एक और DMK लीडर ने सनातन धर्म को HIV और लिप्रेसी करार दिया। स्टालिन ने किया उदयनिधि का बचाव। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान इंडिया समिट में शिरकत की। वो आसियान इंडिया समिट और ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेने के लिए जुमेरात की अलसुबह जकार्ता पहुंचे। 20वीं आसियान इंडिया समिट से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि इंडिया आसियान पार्टनरशिप चौथे दहे में पहुंच चुकी है और समिट की मेज़बानी या शरीक मेज़बानी उनके लिए इज़्ज़त अफजाई की बात है। उन्होंने समिट की मेज़बानी के लिए इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो को मुबारकबाद दी। मोदी ने कहा कि आसियान इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मरकजी पिलर है और इंडिया की इंडो पैसिफिक कोशिशों में आसियान का अहम रोल है। उन्होंने ग्लोबल साउथ की आवाज़ को उठाने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछले साल इंडिया आसियान दोस्ती का दिन मनाया गया और उसे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील किया गया। उन्होंने कहा कि तारीख़ और जोग्राफिया इंडिया और आसियान को जोड़ते हैं। मोदी ने कहा कि वो मिली जुली कदरें रखते हैं और अमन और खुशहाली में यकीन रखते हैं और एक ऐसी दुनिया जिसमें कई अहम ताकतें हो या मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया और आसियान को मजबूत करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी गैर यकीनी के बावजूद इंडिया आसियान ताउन में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इंडिया की G20 सदारत का असल मौजू वासुदेव कुटुंबकम यानी एक ज़मीन, एक ख़ानदान और एक मुस्तक़बिल है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। उन्होंने कोविड के बाद उसूलों पर मबनी नया आलमी निज़ाम बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। वज़ीर आज़म ने ईस्ट एशिया समिट में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस छोटी कॉन्फ्रेंस में इंसान को बाख्तियार बनाने के लिए कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। मोदी ने एक जैसा इंडो पैसिफिक विजन अख्तियार करने पर जोर दिया। उन्होंने आलमी मसाइल जैसे दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली, साइबर सिक्योरिटी और ग़िज़ा, सेहत और एनर्जी सिक्योरिटी जैसे चैलेंजेस और मसाइल से मिलकर निमटने पर जोर दिया।
بعد میں وزیر اعظم مودی انڈیا کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں نئی دہلی میں G20 چوٹی کانفرنس کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ G20 سمٹ 9 اور 10 ستمبر کو ہوگا۔ دہلی دنیا کے طاقتور ملکوں کے لیڈرز کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ انڈیا کی صدارت میں ہفتے اور اتوار کو G20 چوٹی کانفرنس ہونے والی ہے۔ کئی عالمی لیڈرز پہنچ رہے ہیں اور کئی پہنچنے والے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن جمعے کو دہلی پہنچیں گے۔ G20 چوٹی کانفرنس میں غذا، انرجی سیکیورٹی سے لے کر صاف ستھری توانائی، ماحولیاتی تبدیلی، بینکنگ اور دوسرے معاملات پر تفصیل سے بات چیت کی جائے گی۔ G20 گروپ عالمی GDP کے 85% اور عالمی تجارت کے 75% کی نمائندگی کرتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے G20 چوٹی کانفرنس سے پہلے اخباروں کے لیے ایک آرٹیکل لکھتے ہوئے کہا کہ انڈیا کی G20 صدارت کے دوران انسانیت پر مرکوز یا ہیومن سینٹرک کوششیں کی گئیں تاکہ گلوبلائزیشن کے فائدے آخری حد تک پہنچ سکیں۔ دہلی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ انڈیا گیٹ اور آس پاس کے علاقوں میں عام لوگوں کے داخلے پر پابندی لگائی جائے گی۔ 7 سے 10 ستمبر تک دہلی میں کئی ٹریفک پابندیاں ہوں گی۔ چائنا کے صدر زی جن پنگ چوٹی کانفرنس میں حصہ نہیں لے رہے ہیں، ان کے بجائے چائنا کے وزیر اعظم لی کیانگ شرکت کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن، برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک اور دوسرے عالمی لیڈرز اس کانفرنس میں حصہ لے رہے ہیں۔ حماس نے بحرین میں اسرائیل کا سفارت خانہ کھلنے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے ذریعے فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا۔ حماس پولیٹ بیورو کے ڈپٹی چیف موسیٰ ابو مرزوق نے ایک نیوز ویب سائٹ سے بات چیت کرتے ہوئے وارننگ دی کہ اس قدم سے بحرین کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے حال ہی میں بحرین کا دورہ کیا تھا اور منامہ میں سفارت خانہ کھولا تھا۔ حماس لیڈر نے کہا کہ ہمارا ماننا ہے کہ بحرین کے عوام اس کے خلاف ہیں۔ بحرین حکومت کا یہ قدم فلسطینی قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے برابر ہے۔ پیر کو ایک تقریب میں یہ سفارت خانہ کھولا گیا تھا جس میں دونوں ملکوں کے فارن منسٹرز نے حصہ لیا تھا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں بعض عرب ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تھے، جن میں بحرین بھی شامل ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل عربوں کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کی ترجمان ناصر کنانی نے یہ بات کہی۔ بعض عرب ملکوں کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فلسطینی قوم کے حقوق کی تائید کرنا تمام مسلم ملکوں اور صحیح سوچ رکھنے والے ملکوں کی اخلاقی، انسانی اور عالمی ذمہ داری ہے۔ رومینیا میں ایک ڈرون گر پڑا جس سے سنسنی پھیل گئی۔ ایسے میں نیٹو چیف جینس اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ ایسے کوئی اشارے نہیں ملے ہیں کہ رومینیا کی زمین پر پایا گیا ڈرون کا ملبہ رشیا کے حملے کا نتیجہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نیٹو کی سرحدوں کے قریب ہوائی حملوں سے خطرے بڑھ رہے ہیں۔ بعض خبروں میں عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ یوکرین کے اوڈیسا علاقے میں رشیا کے ڈرون حملوں سے ایک بندرگاہ کے انفراسٹرکچر اور دوسری عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اناج ڈیل کی مدت بڑھانے سے انکار کرنے کے بعد سے رشیا نے ایسے حملے تیز کر دیے ہیں۔ یوکرین کے ایک شہر کوتیادنیکا میں رشیا کے میزائل حملے میں کم سے کم 18 لوگ مارے گئے ہیں اور 28 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ پچھلے کچھ مہینوں کا سب سے خطرناک حملہ ہے جانی نقصان کے اعتبار سے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے اس حملے کو غیر انسانی قرار دیا ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے یوکرین کے لیے $1 بلین کی نئی مدد کا اعلان کیا ہے۔ بلنکن نے کیف کا دورہ کیا اور زیلنسکی سے ملاقات کی۔ اس مدد میں فوجی اور انسانی مدد بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس رقم سے یوکرین کے بجٹ میں بھی سہولت پیدا کی جائے گی۔ سوڈان کے آرمی چیف عبد الفتاح البرہان نے قطر کا دورہ کیا اور وہاں کے امیر سے ملاقات کی۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ ان کا تیسرا بیرونی دورہ ہے۔ عبد الفتاح البرہان اور امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے سوڈان کی صورتحال، آپسی تعلقات، عالمی سیاست اور دوسرے معاملات پر بات چیت کی۔ البرہان کا لال قالین پر استقبال کیا گیا۔ سوڈان میں اپریل سے فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے نے امید ظاہر کی ہے کہ یمن میں خانہ جنگی جلد ختم ہوگی۔ ایجپٹ کے ایک اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے ہانس گرینڈبرگ نے کہا کہ ان کا دفتر تمام فریقوں کو بات چیت کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ایک جامع امن سمجھوتہ کرایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ یمنی اس بحران کو پرامن طور پر حل کر سکتے ہیں۔ جب سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان صلح ہوئی ہے یا تعلقات بحال ہوئے ہیں، خطے کے بحرانوں خاص طور پر یمن بحران پر بھی اس کا اچھا اثر دیکھا گیا ہے اور لڑائی اب کافی حد تک تھم گئی ہے۔
पाकिस्तान के एंटी करप्शन इदारे नैब ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी से तोशाखाना केस में 2.5 घंटे तक पूछताछ की। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो या नैब का कहना है कि बुशरा बीबी ने उन्हें मिलने वाले तोहफों को तोशाखाना डिपार्टमेंट में जमा नहीं कराया। वो रावलपिंडी में नैब या एहतसाब अदालत के यानी एहतसाब ब्यूरो के दफ्तर पर पेश हुई। बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक पेंडेंट, चेन, कान की बालियां, 2 अंगूठियां और एक ब्रेसलेट तोशाखाना से अपने पास रख लिए। ये उस वक्त की बात है जब उनके शौहर इमरान खान वजीर आज़म थे। उन पर सोने और हीरे के हार भी अपने पास रखने का इल्ज़ाम है। नैब ने कहा कि बुशरा बीबी ने इन तोहफों के बारे में तोशाखाना डिपार्टमेंट को नहीं बताया। 29 अगस्त को इस्लामाबाद की एक नैब अदालत ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पेशगी ज़मानत 12 सितंबर तक कबूल की थी। उनके शौहर इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल जेल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन एक अदालत ने इस फैसले को सस्पेंड कर दिया। इसके बावजूद इमरान खान अभी जेल में है क्योंकि उन पर कई दूसरे केसेस भी हैं जिनमें साइफर केस भी शामिल है। लौटते हैं इंडिया। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन का बचाव किया है, जिन्होंने सनातन धर्म के बारे में रिमार्क्स की वजह से एक तनाज़ा पैदा कर दिया है। चीफ मिनिस्टर ने तमिल और इंग्लिश में एक तफसीली बयान लिखते हुए कहा कि उदय ने सनातन धर्म के जिस गैर इंसानी उसूल की बात की है उसमें दर्ज फहरिस्त ज़ातों, कबीलों और औरतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक का जिक्र किया गया है और उनका इरादा किसी के मजहब या मजहबी अकीदों को ठेस पहुँचाना नहीं था। चीफ मिनिस्टर ने ज़ात के निज़ाम को बढ़ावा देने वाले लीडर्स पर गुस्से का इजहार किया और कहा कि मजहबी प्लेटफॉर्म्स पर आज भी औरतों की नाकदरी की जाती है। उन्होंने बीजेपी की हामी ताकतों पर तनकीद करते हुए कहा कि वो उनके स्टैंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उदयनिधि ने हाल ही में यह कहते हुए एक बड़ा तनाज़ा पैदा किया कि सनातन धर्म एक बीमारी की तरह है जिसे मिटा देना चाहिए। खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बयान का मुनासिब जवाब देना चाहिए। उन्होंने अपने वज़ीरों से ख़िताब करते हुए उन्हें हिदायत दी कि वो इस बयान का मुनासिब जवाब दें। बीजेपी ज़ोर शोर से उदयनिधि को निशाना बना रही है। इस दौरान तमिलनाडु बीजेपी के सदर अन्नामलाई ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि डीएमके डेंगू, मलेरिया और मच्छर की तरह है और उसे मिटा देना चाहिए। डीएमके लीडर उदयनिधि स्टालिन के बाद पार्टी के एक और लीडर ए राजा ने सनातन धर्म को एचआईवी और लिप्रेसी जैसी समाजी बीमारी करार दिया। इस तरह यह तनाज़ा और तेज हो गया है। उन्होंने कहा कि उदयनिधि सही हैं जिन्होंने कहा कि सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए जो मलेरिया, डेंगू और कोरोना की तरह है। उन्होंने कहा कि मलेरिया और डेंगू से कोई समाजी स्टिग्मा जुड़ा हुआ नहीं है। वो पार्टी के एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस दौरान राजा ने सनातन धर्म की तायद करने पर वज़ीर आज़म मोदी पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि अगर वो सनातन धर्म पर अमल करने वाले हैं तो उन्हें मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि एक अच्छे हिंदू को समंदर पार नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म यही कहता है। इंडिया भारत तनाज़े के बीच सोर्सेज के हवाले से कहा गया कि बहुत जल्द भारत सरकारी कागजात में लिखा जाएगा, लेकिन पुराने रिकॉर्ड्स को तब्दील नहीं किया जाएगा। हाल ही में G20 लीडर्स के लिए सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू के डिनर दावतनामे में प्रेसिडेंट ऑफ भारत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नहीं, जिसके बाद ऐसे अंदेशे पैदा हो गए हैं कि बीजेपी हुकूमत मुल्क का नाम इंडिया से बदलकर भारत रख देगी। यह सब कुछ एक ऐसे वक्त हो रहा है जब अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद ने अपना नाम इंडिया रखा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो सनातन धर्म के बारे में डीएमके लीडर के बयान से इत्तेफाक नहीं करती। कांग्रेस डीएमके की इत्तेहादी पार्टी है और दोनों इंडिया इत्तेहाद में शामिल है। इस ताल्लुक से पूछे जाने पर कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेरा ने कहा कि पार्टी ने हमेशा सर्वधर्म समभाव में यकीन रखा है और सब मजहबों की इज्जत करती है। यूनाइटेड नेशंस के अहदेदार ने कहा कि अगर इंडिया की हुकूमत की तरफ से सरकारी दरख्वास्त आती है तो वह इंडिया का नाम भारत कर देंगे। यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस के नायब तर्जुमान फरहान हक ने यह बात कही। उन्होंने निशानदही की कि हाल ही में तुर्की की हुकूमत ने दरख्वास्त की जिस पर तुर्की का नाम तुर्किया रखा गया। एक मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि 50 साल से कम उम्र लोगों में कैंसर की बीमारियों के केसेस पिछले 3 दहाकों में 80% बढ़ गए हैं। यह भी कहा गया कि 2030 तक इसमें और 21% का इजाफा होगा। यह रिपोर्ट BMJ ऑन्कोलॉजी मैगजीन में छपी है। इस रिपोर्ट में 204 मुल्कों का अहाता किया गया और 29 तरह के कैंसर्स का जायजा लिया गया। यह भी कहा गया कि 14 और 49 साल की उम्र के दरमियान कैंसर होने के लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। लाइफस्टाइल को एक बड़ा रिस्क फैक्टर करार दिया गया, जिनमें खाने पीने की खराब आदतें, तंबाकू और शराब का इस्तेमाल, मोटापा और जिस्मानी हरकत की कमी शामिल है। ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर बताया गया है।
کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ پیسیفک علاقے میں انڈیا اور آسیان کا اہم رول، غیر یقینی کے باوجود تعاون میں اضافہ ہوا، جکارتا سمٹ سے مودی کا خطاب۔ دہلی G20 سمٹ کے لیے تیار، مودی نے کہا انڈیا کی صدارت میں گلوبلائزیشن کے فائدے تمام کو پہنچائے گئے۔ انڈیا سرکاری درخواست کرے تو یونائیٹڈ نیشنز ملک کا نام بدل دے گا، UN چیف کے ترجمان کا بیان۔ بحرین میں اسرائیلی سفارت خانہ کھولنے پر حماس کا سخت ری ایکشن، کہا فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا۔ یوکرین کے شہر میں رشیا کا خوفناک حملہ، 18 ہلاک، رومینیا میں ڈرون گرنے سے سنسنی۔ پاکستان کے اینٹی کرپشن عہدیداروں نے کی بشرا بی بی سے پوچھ تاچھ، قیمتی تحفے توشہ خانہ میں جمع نہ کرانے کا الزام۔ 50 سال سے کم عمر لوگوں میں کینسر کے کیسز 80% بڑھ گئے، 2030 تک مزید اضافہ ہوگا۔ ایک اور ڈی ایم کے لیڈر نے سناتن دھرم کو HIV اور لیپریسی قرار دیا، اسٹالن نے کیا ادے ندھی کا بچاؤ۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔